हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम टॉपर्स पे। दोस्तों, हम लोगों ने यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए भारतीय इतिहास की इंडियन नेशनल मूवमेंट की क्लास 1 को किया था, जिसके पार्ट 1 को हम लोगों ने किया था। उसमें हम लोगों ने धार्मिक सुधार आंदोलन से लेकर के पूरा 1947 तक का पार्ट कवर किया था। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक तो सुभाष चंद्र बोस जी को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा जितने विधायी संशोधन हैं, विधायी संशोधन, और इसके अलावा क्या हो गया, जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इन सारी चीज़ों को इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानते हैं हम लोग। तो इनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी, यहाँ पर ये जनवरी होगा, 23 जनवरी 1897, कटक उड़ीसा, ठीक है। और इनके जन्म को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है, पराक्रम दिवस। इनकी माता का नाम क्या है? प्रभावती। पिताजी का नाम क्या था? जानकी नाथ बोस। और इनकी आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल जरूर याद रखना है। और इनकी बायोग्राफी स्प्रिंगिंग टाइगर, और इसको लिखा किसने था? इनकी वाइफ ने, इनकी वाइफ ने लिखा था। और इनके गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। इनके गुरु का नाम क्या था? चित्तरंजन दास, वही जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जिन्होंने क्या बनाया था? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब इनका देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ये असहयोग आंदोलन के सक्रिय सदस्य थे। और जब असहयोग आंदोलन बंद हुआ था तो ये स्वराज पार्टी के सदस्य बन गए थे, और अपने जो गुरु थे उन चित्तरंजन दास जी को अपना गुरु बना लिया था। पहली बार 6 जुलाई 1921 को 6 महीने का कारावास हुआ इनको, वही असहयोग आंदोलन के टाइम में। असहयोग आंदोलन वापस लेने पर सुभाष का कथन क्या बोला था इन्होंने? जब 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। जब जनता का उत्साह चरम उत्कर्ष पर था तब आंदोलन वापस ले लिया गया। इन्होंने क्या बोला था कि जब जनता का उत्साह चरम उत्कर्ष पर था तब आंदोलन वापस ले लिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, पूछा गया है कि ये कथन किसने कहा था, या फिर ये कथन कब कहा था। तो मैंने बताया, जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, उसके बाद 1923 में क्या हुआ? स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई। तो ये 1923 में स्वराज पार्टी के सदस्य बन गए, और इनको 1924 में पुनः कारावास हुआ और 1927 में रिहा हुए, ठीक। 1929 में अखिल भारतीय व्यापार संघ के क्या बने? अध्यक्ष बने, ठीक है। अखिल भारतीय व्यापार संघ के क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए 1929 में, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर जो मेन चीज़ याद रखनी है बस वही इसमें देखेंगे हम लोग। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, सर्वसम्मति से सुभाष चंद्र बोस जी को क्या चुना गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। बोस ने 15 वर्षीय राष्ट्रीय योजना समिति बनाई और उत्पादन वितरण पद्धति का सिद्धांत दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कांग्रेस का सम्मेलन होता था उसमें हमेशा जो चीज़ें बनाई जाती थी वो 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष को ध्यान में रखते हुए, लेकिन इन्होंने क्या किया? 15 वर्षीय राष्ट्रीय योजना समिति बनाई। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 15 वर्षीय राष्ट्रीय योजना समिति किसने बनाई थी कांग्रेस के अधिवेशन में? तो सुभाष चंद्र बोस ने। और इसके साथ साथ क्या दिया? उत्पादन वितरण पद्धति का सिद्धांत दिया, ठीक है। तो जब इन्होंने ये काम किया था तो रविन्द्रनाथ टैगोर और जो नेता थे जो इनको पहले उग्रवादी के रूप में देखा जाता था ना, इन लोगों ने इनकी बहुत प्रशंसा की, ठीक है। आगे देखते हैं। लेकिन जब इन्होंने ये योजना बनाई तो गांधी जी इस चीज़ से इतना ज़्यादा सहमत नहीं हुए, क्योंकि उनको लगता था कि सारी चीज़ें 1 वर्ष के लिए बनाई जाए, 1 वर्ष के लिए पुनः उनकी समीक्षा की जाएगी, फिर आगे जैसा उसका निष्कर्ष निकलेगा उसके आगे डिसाइड किया जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? सीधे सीधे 15 वर्षीय राष्ट्रीय योजना समिति बना दी। तो गांधी जी इससे सहमत नहीं हुए। तो आगे क्या हुआ? 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन जब आया, ये पहली बार हुआ था कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। इसमें सुभाष और पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी की तरफ से कौन था? पट्टाभी सीतारमैया, ये खड़े हो गए, ठीक। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ फिर आगे। सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट और पट्टाभी सीतारमैया को 1377 वोट मिले और सुभाष चंद्र बोस जी चुनाव जीत गए, ठीक है। तो क्या हुआ? गांधी जी ने यह बोल दिया कि यह पट्टाभी की हार नहीं है, मेरी हार है। गांधी जी ने क्या बोल दिया कि यह पट्टाभी की हार नहीं है, मेरी हार है। तो जब गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दे दिया, क्योंकि अभी तक कांग्रेस में सारी चीज़ें किसके अकॉर्डिंग हो रही थी? गांधी जी के अकॉर्डिंग। तो क्या हुआ? जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी उसमें कितने मेंबर थे? 14 मेंबर थे। उसमें से 12 सदस्यों ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया, ठीक। तो कांग्रेस के इस्तीफा देने पर मुस्लिम लीग ने इस दिवस को किसके रूप में मनाया? मुक्ति दिवस। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 1939 में, कांग्रेस के सदस्यों का इस्तीफा देने पर, ठीक है। अब 2 सदस्य कौन थे जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया? तो उनके नाम देख लेते हैं, किसने किसने इस्तीफा नहीं दिया। जवाहरलाल नेहरू और शरद बाबू, शरद चंद्र बाबू, ठीक है। इन्होंने इस्तीफा, शरद चंद्र बाबू कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे। और जवाहरलाल नेहरू, इन 2 लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया था। जब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया
12 मेंबर ने। तो यह देखकर बोस ने त्यागपत्र दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दिया तो उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे उस अधिवेशन के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर जब ये कांग्रेस से अलग हो गए तो इन्होंने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। क्या कर दिया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। कांग्रेस से अलग होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कोलकाता में स्थित भारत की गुलामी का प्रतीक डॉक्टर हालवेल के स्टेच्यू को तोड़ दिया। ठीक है, फिर आगे उस स्टेच्यू को इन्होंने तोड़ दिया और क्या बोला कि उसको बिल्कुल इन्होंने चकनाचूर कर दिया था और नारा दिया था वहीं पर, पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को ऐसे ही मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब ये देख लेते हैं डॉक्टर हालवेल थे कौन। तो 20 जून 1756 को एक ब्लैक होल की घटना हुई थी। उसमें क्या हुआ था, जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने सबको पकड़ करके अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर दिया था छोटी सी। तो उसमें सब लोग मर गए थे, केवल कौन बच गया था? डॉक्टर हालवेल। तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि कोलकाता में इनकी मूर्ति बनवाई थी और उसको बोल दिया था कि ये भारत की गुलामी का प्रतीक है। उसको इन्होंने तोड़ दिया था और बोला था पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को ऐसे ही मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जब ये सारी चीज़ें सुभाष चंद्र बोस ने की तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनको कोलकाता स्थित एल्गिन पैलेस में नज़रबंद किया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस को किस पैलेस में नज़रबंद किया गया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था एल्गिन पैलेस। वहाँ से ये कैसे निकले? अपने भतीजे शिशिर कुमार घोष की सहायता से ये महल से बाहर निकल गए और विदेश चले गए। अब यहाँ से जब ये बाहर निकलते हैं तो फिर ये भेष बदल कर घूमते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ क्या थे, क्योंकि ये कांग्रेस से अलग हो चुके थे। ठीक है, कांग्रेस का इनको बिल्कुल समर्थन था नहीं। तो अंग्रेज़ सोचते थे कि अब कांग्रेस इनके सपोर्ट में आएगी नहीं, तो अगर ये कहीं पर भी मिल जाते तो सीधे इनको मार दिया जाता। इसलिए ये भेष बदल कर कहाँ चले गए? विदेश चले गए। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ विदेश जाने के बाद। आज़ाद हिंद फौज। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। 1 सितंबर 1942 को मनाया में कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। तो अगर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की ये पूछा जाए तो हमेशा आंसर क्या होगा? कैप्टन मोहन सिंह। कब? 1 सितंबर 1942 को। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं इसका आदर्श वाक्य क्या था आज़ाद हिंद फौज का। तो इसका आदर्श वाक्य था एकता, वफादारी और बलिदान। 3 शब्द याद रखने हैं, एकता, वफादारी और बलिदान। ठीक है, अब क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस इसके सदस्य बन गए। फिर आगे क्या हुआ? 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस द्वारा स्थापित इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष बन गए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी, तो किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। और 4 जुलाई 1943 को इसके अध्यक्ष किसको बना दिया गया? सुभाष चंद्र बोस को। ठीक, आगे देखते हैं। जब ये 4 जुलाई को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष बन गए तो 5 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज का पुनर्निर्माण हुआ और सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। क्योंकि जब इसके अध्यक्ष बनाया गया इनको, तो जो कैप्टन मोहन सिंह थे इन्होंने क्या किया, जो आज़ाद हिंद फौज थी उसका अध्यक्ष भी किसको बना दिया गया? सुभाष चंद्र बोस को बना दिया। ठीक है, अब जो भी काम होंगे सब इनके नेतृत्व में होंगे। तो इन्होंने क्या किया, 5 जुलाई को उसके अध्यक्ष बन गए और दिल्ली चलो का नारा दिया। 7 जुलाई को आज़ाद हिंद फौज की बांग्लोर संभाली। अच्छा, हुआ क्या था? 5 जुलाई 1943, क्योंकि कैप्टन मोहन सिंह पे बहुत ज़्यादा अंकुश लगाए जा रहे थे, तो 5 जुलाई आज़ाद हिंद फौज एकदम मतलब समझ लो ये कह सकते हो कि समाप्त होने वाली थी। लेकिन 5 जुलाई 1943 को मिले, पुनर्निर्माण हुआ और सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया और 7 जुलाई को उसके अध्यक्ष पद की बांग्लोर संभाल ली। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में अस्थायी सरकार बनाई। ठीक, 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया? अस्थायी सरकार बना दी। ठीक, आगे देखते हैं। अब ये जो सारे काम भारत की आज़ादी के करेंगे, विदेश से ही करेंगे। 8 नवंबर 1943 को जापान की सहायता से अंडमान और निकोबार द्वीप को स्वतंत्र कराया। अंडमान का नाम बदलकर क्या हो गया है? शहीद द्वीप। और निकोबार का नाम बदलकर क्या हो गया है? स्वराज द्वीप। ठीक है ना, याद रखना है। अंडमान का नाम क्या है? शहीद द्वीप। निकोबार का नाम क्या है? स्वराज द्वीप। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया। ये याद रखना है कि शहीदी दिवस कब मनाया सुभाष चंद्र बोस ने? 22 सितंबर 1944 को। और नारा क्या दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इनका ये मानना था कि भारत की धरती जो है खून की प्यासी है। ठीक है, तो इन्होंने अपने जो सैनिक थे उनसे कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा दिया। फिर आगे क्या हुआ। 6 जुलाई 1944 को रंगून से आज़ाद हिंद रेडियो प्रसारण से उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। इन्होंने क्या कहा था कि मैं आज़ादी की अंतिम लड़ाई में शामिल होने जा रहा हूं, अतः मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तब इन्होंने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ठीक है, आगे देखते हैं।
ये सारी चीज़ें हो गई। अब इनकी मृत्यु कैसे हुई? जब ये आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए आ रहे थे उसी समय 6 जुलाई 1944 को मैंने बताया। उसके बाद क्या हुआ, अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध उस टाइम चल रहा था, सबको पता है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम विस्फोट कर दिया। इससे जापान ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और चूंकि सुभाष चंद्र बोस जापान हो गया और अदर, इन्होंने पूरे 9 देशों के साथ मित्रता की थी और उनकी सबकी सेना लेकर के ये भारत में प्रवेश कर रहे थे। हुआ क्या, अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या कर दिया, बम विस्फोट कर दिया। इससे जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और जो जापान की सेना थी वो वापस चली गई। जब जापान की सेना वापस चली गई तो जापान की सेना पुनः प्राप्त करने के लिए टोक्यो जाते समय ताइवान ताइपे में विमान दुर्घटना में अगस्त 1945 को क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। सेना जब वापस चली गई तो सुभाष चंद्र बोस उस सेना की सहायता प्राप्त करने के लिए वापस जाने लगे। तो टोक्यो जाते समय चीन के ताइवान या ताइपे में विमान दुर्घटना हो गई और अगस्त 1945 में क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। और यही याद रखना है आप लोग को, ठीक है। आगे देखते हैं फिर इनकी मृत्यु के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा विवाद रहा कि कैसे हुआ, रियलिटी में वो सही था या नहीं था। इसके लिए कई जांच समितियां बनी। तो ये 3 जांच समितियां आपको याद रखनी है। सहनवाज समिति, ये किसने बनाई थी, जेएल नेहरू 1956 में। इसके बाद जब इंदिरा गांधी आई 1970 में तो इन्होंने भी समिति बनाई, खोसला समिति। और उसके बाद 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी समिति बनाई थी, मुखर्जी समिति। तो तीनों नाम याद रखने और किसने बनाया था, सहनवाज समिति, जेएल नेहरू, खोसला समिति, इंदिरा गांधी, मुखर्जी समिति, अटल बिहारी वाजपेयी। आगे देखते हैं फिर। हाँ, एक किताब पूछी जाती है, नेताजी डेड आर डाई, ये किताब किसने लिखा था, समर गुहा। तो ये याद रखना, नेताजी डेड आर डाई, ये किताब किसने लिखा था, समर गुहा। अब देख लेते हैं कि जय हिंद का नारा कैसे फेमस हुआ था। जय हिंद का नारा 1933 में चंपाकरण पिल्लई, नाम याद रखना, चंपाकरण पिल्लई वियना में सुभाष चंद्र बोस से मिले और जय हिंद कहकर अभिवादन किया, ठीक है। ऑस्ट्रिया वियना में जो सुभाष चंद्र बोस थे वहाँ पर चंपाकरण पिल्लई से मिले थे और क्या कहकर अभिवादन किया, जय हिंद कहकर। उसके बाद क्या हुआ, 1941 में जब सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ थे, जर्मनी में थे। तो वहाँ के एक लोग थे आबिद हुसैन, जो कि एक स्टूडेंट था और ये सुभाष चंद्र बोस के कांटेक्ट में आया और इनका क्या बन गया, सेक्रेटरी बन गया। और आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों से मिलने पर जय हिंद बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। वहीं से जय हिंद का नारा फेमस हो गया। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जय हिंद का नारा किसने दिया, तो ये याद रखना है, SC बोस ही लगाएंगे आप लोग, ठीक। आगे देखते हैं फिर लाल किला मुकदमा। लाल किला मुकदमा इंपॉर्टेंट है, किस पर चलाया गया था, भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवल द्वारा आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के खिलाफ क्या चलाया गया, लाल किला मुकदमा चलाया गया, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के खिलाफ। यह मुख्य रूप से 3 लोग का नाम याद रखना है, शहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरु बकस दयाल सिंह ढिल्लो। इन 3 लोगों पर चलाया गया था। इन पर क्या किया गया था कि बेवेल द्वारा इन पर राजद्रोह का केस लगाया गया और इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। इन पर राजद्रोह का केस लगाया गया था। तो अब इनको, इनके समर्थन में कौन आए थे, आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति। इसमें कौन कौन शामिल थे, बचाओ समिति में भूला भाई देसाई, TP सप्रू, KN काटजू, अरोड़ा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, ठीक है। तो भूला भाई देसाई, TP सप्रू, KN काटजू, अरोड़ा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने समर्थन किया था तो भूला भाई देसाई ने, कि इनको बचाया जाए। फिर इन लोगों ने क्या किया, भारतीयों को लाल किले पर आक्रमण के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वहीं पर इन पर मुकदमा चलाया गया था और वहीं पर फांसी होनी थी। तो इन्होंने भारतीयों को प्रेरित किया कि, क्योंकि जब उन लोगों को गिरफ्तार किया गया था और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की खबर जैसे ही बाहर आई, भारतीय सब आक्रोशित हो चुके थे। तो जब इन लोगों पर मुकदमा चलाया गया, शहनवाज, प्रेम सिंह सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, तो जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, इन लोगों ने क्या किया, भारत के लोगों को लाल किले पर आक्रमण के लिए प्रेरित किया। जनता का आक्रोश देखकर वेवेल ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। ये हो गई। अब देख लेते हैं सुभाष के उपनाम। तो इनको देशभक्तों का देशभक्त, ये किसने कहा था, गांधी जी ने। जब सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई थी तब गांधी जी ने कहा था कि आज देशभक्तों का देशभक्त हमें छोड़कर चला गया। तो ये पूछा जाता है देशभक्तों का देशभक्त। देश नायक किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। देश नायक सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब बात करते हैं कि इनको नेताजी किसने कहा था। सबसे पहले एडोल्फ हिटलर ने नेताजी कहकर पुकारा था, उसके बाद आज़ाद हिंद फौज के सैनिक इनको नेताजी कहने लगे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इनसे नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं अपना, विधायी संशोधन। विधायी संशोधन संवैधानिक, प्रशासनिक और न्यायिक विकास, यानी कि इसमें जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो सारी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट।
ये पहला शासन अधिनियम जिसमें कंपनी के शासन को विनियमित व नियंत्रित करने का काम किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। पहला एक्ट था जिसने क्या किया, जो कंपनी का शासन था उस पर क्या थोड़ा विनियमित किया और उसको नियंत्रित करने का काम किया। अब इसमें दो चीज़ें सबसे ज़्यादा याद रखनी है। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। ठीक है, दोनों चीज़ें ध्यान रखना। बंगाल, अगर ये पूछा जाए बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव हमेशा आंसर रहेगा, लॉर्ड क्लाइव। अगर केवल ये पूछा जाए बंगाल का गवर्नर, गवर्नर जनरल ना बोला जाए, गवर्नर ऑफ बंगाल, तो क्या हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इन दोनों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं। इस अधिनियम के तहत 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो इसमें मेनली दो ही चीज़ याद रखनी है, गवर्नर को गवर्नर जनरल बोला जाने लगा और 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक, इसके अलावा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों वाली एक कार्यकारी परिषद का गठन हुआ। हालांकि ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, मेन दो चीज़ें याद रखनी है। आगे देखते हैं। इसके बाद क्या हुआ, 1781 का संशोधन अधिनियम आया। ये क्यों आया, इसे द एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। तो इससे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस अधिनियम को जाना जाता है, तो 1781 का संशोधन अधिनियम। यह रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए लाया गया था। ठीक है, इसमें क्या किया गया, इस अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल और उसके सदस्यों के परिषद तथा कंपनी के कर्मचारियों को आधिकारिक योग्यता के तहत किए गए सभी कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से छूट मिल गई। मतलब गवर्नर जनरल और जो उसकी परिषद बनाई गई थी, ठीक, अगर वो कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय दखलंदाजी नहीं करेगा। इस लाइन का बस इतना सा मतलब है। आगे देखते हैं। और इसके अलावा क्या किया गया, जो राजस्व वसूली से संबंधित विषय थे उसको भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया गया। मतलब वो भी किसके अंडर में रहेंगे, गवर्नर जनरल के अंडर में रहेंगे। इसके बाद इस कानून के तहत यह व्यवस्था भी की गई थी कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील को गवर्नर जनरल और उसके परिषद के पास दायर किया जाएगा। मतलब जो प्रांतीय न्यायालय बने थे उनकी अगर अपील है तो वो डायरेक्ट किसके पास जा सकती है, उसको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के पास दायर किया जा सकता था। ठीक है, तो ये था एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी कि 1781 का संशोधन अधिनियम। आगे देखते हैं। इसके बाद क्या आया, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, 1784 मुंबई और मद्रास की स्वतंत्र प्रेसिडेंसियां बंगाल के प्रेसिडेंसी के अधीन हो गई थी। क्यों, क्योंकि जब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक, तो जो अदर दो मुंबई और मद्रास थी वो प्रेसिडेंसियां बंगाल के अधीन आ गई। परिणामतः यह क्या हुआ कि जो कोलकाता थी ये ब्रिटिश आधिपत्य की क्या बन गई, राजधानी बन गई। ठीक है, और मुंबई और मद्रास में क्या किया गया, गवर्नर काउंसिल बना दी गई। ठीक, इस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक गतिविधियों को अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कंपनी की व्यापारिक और राजनीतिक गतिविधियां किस अधिनियम के द्वारा अलग हुई, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, व्यापारिक विषयों को संभालने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। पूछा जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या काम था, व्यापारिक विषयों को देखना, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम था, भारत के राजनीतिक विषयों को देखना। ठीक, मतलब इसके द्वारा क्या कर दिया गया, एक तरीके से द्वैध शासन तंत्र लागू कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किससे संबंधित था, ट्रेड से, और ये किससे संबंधित था, राजनीति। ठीक, पॉलिटिक्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। आगे देखते हैं। चार्टर अधिनियम 1793 इसमें क्या बोला गया, कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल परिषद के सदस्य नहीं होंगे। ठीक, जो कमांडर इन चीफ होगा वो गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस और उनके बाद के सभी गवर्नर जनरल को कार्यपालिका के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया। मतलब क्या हुआ, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस बनेगा गवर्नर जनरल और उनके बाद जो भी गवर्नर जनरल बना वो कार्यपालिका के निर्णय को निरस्त कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, कंपनी के व्यापार अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कब, 1793 में। ठीक, 20 वर्षों के लिए क्या किया है, बढ़ा दिया गया। आगे देखते हैं। चार्टर अधिनियम 1813, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से इसमें बनेंगे। इस अधिनियम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति हुई। बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि किस अधिनियम के द्वारा
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति हुई? तो किसके द्वारा? 1813। चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय और अफीम का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। तो यहाँ पर पूर्णतः नहीं समाप्त हुआ था, क्या हुआ? जो चाय और अफीम का व्यापार होता था चीन तथा पूर्वी देशों के साथ, ये अधिकार बना रहा। ठीक, अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि ये अधिकार कब समाप्त हुआ, तो ये भी आगे आएगा। और दूसरी चीज़, इसमें तीन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं 1813 से। एक तो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने के लिए छूट दे दी गई, और तीसरा इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहली बार इस अधिनियम में ये बात की गई थी कि कंपनी भारत में शिक्षा साहित्य सुधार है तो 1 लाख रुपए खर्च करेगी। तो 3 पॉइंट याद रखना है 1813 से। कौन कौन से पॉइंट याद रखना है? व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ, दूसरा ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की छूट दी गई, तीसरा भारतीय शिक्षा और साहित्य के लिए 1 लाख रुपये ब्रिटिश सरकार खर्च करेगी। ठीक, ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं 1833, इसमें क्या हुआ? अब यहाँ पर क्या हुआ? जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था उसको क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिक। ठीक है, वहाँ पर कौन था? वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल। फिर गवर्नर जनरल भारत का कौन बनेगा? विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रशासनिक समिति बन गई थी और इस तरह भारत में कंपनी के व्यापारिक कार्यों की समाप्ति हो गई। ठीक, और व्यापारिक एकाधिकार क्या हो गया? पूर्णतया समाप्त हो गया। तो 1813 में क्या हुआ? पूर्णतया नहीं समाप्त हुआ था, चाय और अफीम का व्यापार चीन और पूर्वी देशों के साथ बना हुआ था। लेकिन जब 1833 का अधिनियम आया, इसमें गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। वो संपूर्ण देश के लिए कानून बना सकता था। और इस तरीके से क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एक प्रशासनिक समिति बनकर रह गई और उसके जो व्यापारिक कार्य थे उनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। और इसी के साथ व्यापारिक एकाधिकार भी क्या हो गए? पूर्णतया समाप्त हो गए। तो ये कब हुआ? 1833। ठीक, आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के परिषद में चौथे सदस्य के रूप में एक विधि सदस्य को नियुक्त किया गया और मैकाले भारत का प्रथम विधि सदस्य बना। तो 1833 में मैंने क्या क्या बताया? एक तो व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। ठीक है, उसके बाद इसमें एक व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। हाँ, एक पॉइंट क्या याद रखना है कि जो गवर्नर जनरल में एक विधि सदस्य को बनाया गया, किसके द्वारा? 1833 के द्वारा। और पहला विधि सदस्य कौन था? मैकाले था। ये याद रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग चार्टर अधिनियम 1853। इसमें क्या किया गया? 1853 इसने प्रशासनिक कार्यों से गवर्नर के विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया। जो प्रशासनिक कार्य थे और जो विधायी कार्य थे इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। विधान पार्षदों के रूप में नियुक्त किए गए 6 सदस्यों को गवर्नर जनरल काउंसिल में शामिल किया गया। यह कहा जाता था, एक मिनट, यह कहा जाता था कि भारतीय विधान परिषद को ब्रिटिश संसद की तर्ज पर मिनी संसद के रूप में कार्य करना था। तो मिनी संसद का टर्म कब आया? 1853। ठीक है, तो याद रखना कि मिनी संसद की बात कब की गई? 1853। पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व पेश किया गया। ठीक, और इसके अलावा क्या हुआ इसमें? इसने भारतीयों सहित सभी के लिए नागरिक सेवाओं में जाने का अवसर खोल दिया। इसने सिफारिश के आधार पर नियुक्त की प्रणाली को समाप्त कर दिया और खुली और निष्पक्ष प्रतियोगिता प्रणाली को शुरू किया। तो इसमें मेनली क्या याद रखना है? वहाँ से एक बार देख लो फिर से। मिनी संसद 1853, और इसके अलावा जो अभी तक परीक्षा प्रणाली हो रही थी उसमें क्या कर दिया? सभी के लिए खुली और निष्पक्ष प्रतियोगिता प्रणाली और सभी भारतीयों के लिए नागरिक सेवाओं में जाने का अवसर खोल दिया गया। कब? 1853 में। आगे देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हुई। इस अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये याद रखना है, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? 1858 को। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और क्राउन को शक्तियां हस्तांतरित कर दी। अब यहाँ पर क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई और जो शक्तियाँ थी वो सीधे सीधे किसको चली गई? ब्रिटिश क्राउन को। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी शक्तियाँ ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई? तो 1858। ठीक, और जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा, और लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है। मैं एक बार नाम लिख दे रहा हूँ। बंगाल का पहला गवर्नर, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल से देखते हैं कौन था? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। उसके बाद ये हो गया गवर्नर जनरल, कहाँ का? बंगाल का। फिर गवर्नर जनरल भारत का कौन बनेगा? विलियम बेंटिक। कौन बनेगा?
बेंटिक, ये क्या बन जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। फिर इसके बाद क्या कर दिया जाएगा, नाम बदल कर वायसराय कर दिया जाएगा, वायसराय। तो वायसराय कौन बनेगा, कैनिंग। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक और कैनिंग। आगे देखते हैं। हाँ, अब क्या हुआ 1858 में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या कर दिया इसने, समाप्त कर दिया। और इस तरह से द्वैध शासन प्रणाली भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक राज्य सचिव बनाया गया भारत के लिए और वह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य हुआ करता था। इस अधिनियम के तहत 1861 में प्रथम भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। ठीक, क्या किया गया, एक राज्य सचिव बनाया गया और वह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। इस अधिनियम के तहत 1861 में प्रथम भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया और मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियाँ क्या कर दी गई, बहाल कर दी गई, जो कि किसके अंडर आ गई थी, बंगाल के अंदर, उनको फिर से क्या कर दिया गया, बहाल कर दिया गया। आगे देखते हैं। हाँ, वायसराय को आपातकाल के मामले में विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। यह अध्यादेश जारी होने की तारीख से 6 महीने तक वैध था। अभी भी अगर लोकसभा के सत्र नहीं चल रहे हैं तो अगर किसी कोई कानून बनना है तो राष्ट्रपति अध्यादेश इसके लिए जारी कर सकता है। ये चीज़ सीधे सीधे वहीं से ली गई है। अध्यादेश कौन जारी करेगा, प्रेसिडेंट। और ये भी कितने दिनों के लिए वैलिड होता है, 6 महीनों के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इसमें क्या क्या चीज़ें हुई। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की गैर सरकारी संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 तथा अधिकतम सदस्य संख्या कितनी कर दी गई, 16 कर दी गई। ठीक है, इसमें क्या किया गया, प्रसार किया गया विधान परिषद का। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, और क्या हुआ इसमें, प्रांतीय मंडलों में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, बजट पर चर्चा करने का भी अधिकार दिया गया। ठीक है, प्रांतीय मंडलों में जो है प्रश्न पूछ सकते हैं और बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया, किसे, भारतीयों को। फिर आया भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, तो भारत में 1892 के अधिनियम सुधार की अपर्याप्तता ने मार्ले मिंटो के सुधार हेतु अवसर प्रदान किए। क्या हुआ, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, जिसको भारतीय परिषद अधिनियम बोलते हैं, इसमें क्या किया गया, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का आकार और शक्ति का प्रसार और ज़्यादा किया गया। विधान परिषद में कितनी सीटें थीं, 16, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 60, इसके द्वारा 1909 के द्वारा। आगे, विधान परिषद को अधिक अधिकार दिए गए। क्या कर दिया गया, विधान परिषद को अधिक अधिकार दिए गए। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति, बजट पर अलग अलग मतों की वोटिंग की अनुमति दी गई, लेकिन पूरे बजट पर अभी भी आम मतदान नहीं किया जा सकता था। मतलब बजट पर वोटिंग का प्रावधान किया गया लेकिन पूरे बजट पर मतदान नहीं किया जा सकता था। और साथ साथ क्या किया गया, पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। ठीक है, पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति कब मिली, 1909। आगे, इसमें जो सबसे बड़ा काम हुआ था मार्ले मिंटो 1909 में, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल पेश किया गया, जिसमें मुस्लिम प्रत्याशी के लिए सिर्फ मुस्लिम ही वोट दे सकता था। इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या माना जाता है, जनक। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा कि जो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली लाया था, कौन लेके आया था, इसका जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो। ठीक, आगे देखते हैं। पहली बार कार्यप्रणाली परिषद में भारतीयों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये मैंने जब पहला पाठ कराया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ये वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले क्या थे, प्रथम भारतीय थे। आगे देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, जिसको क्या बोला गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, ये किस में था, प्रांतों में। तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू किया, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसने क्या किया, विषयों को दो प्रणाली में बांट दिया गया, एक कार्यकारी शाखा द्वारा नियंत्रित थे और दूसरा मंत्रियों द्वारा प्रतिबंधित, ठीक है, प्रबंधित। अब आगे देखते हैं। प्रांतीय विषय भी दो भागों में विभाजित थे। किस किस भागों में, आरक्षित विषयों पर प्रशासन गवर्नर अपने पार्षदों की सहायता से करता था, ठीक है, और जिन्हें वह मनोनीत करता था या विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। जो प्रांतीय विषय में दो चीज़ें थी, उसमें क्या था, जो आरक्षित विषय थे उन पे प्रशासन गवर्नर अपने पार्षदों की सहायता से करता था। मतलब ये कह सकते हैं कि सीधे सीधे किसके अधीन थे, गवर्नर के अधीन थे। ठीक,
आगे जो हस्तांतरित विषय थे इन पे प्रशासन कैसे होता था, निर्वाचन सदस्यों द्वारा किया जाता था, यह विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। क्योंकि जो आरक्षित विषय थे वो सीधे किसके अंडर में थे, गवर्नर के अंडर में थे, और उनके ही सदस्य उस पर प्रशासन करते थे, तो वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। लेकिन जो हस्तांतरित विषय थे इस पर प्रशासन कौन करेगा, निर्वाचित सदस्य कर रहे थे, ये विधान परिषद के प्रति क्या थे, उत्तरदायी थे। और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था इसमें, महिलाओं को इस अधिनियम के अंतर्गत मतदान करने का अधिकार मिला 1919। ठीक, पहली क्लास में मैंने बताया था। तो इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट काम हुए, एक तो क्या हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया और महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला। ठीक, इसके अलावा इस अधिनियम में पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग, लोक लेखा समिति तथा वित्त समिति का गठन किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लोक सेवा आयोग, लोक लेखा समिति, ठीक, लोक लेखा समिति अभी हम लोग देखते हैं, और वित्त समिति ये किसके द्वारा गठन किए गए थे, 1919। और वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य क्या थे, भारतीय बनाए गए थे। आगे देखते हैं, प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया और प्रांतों को बजट बनाने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, क्योंकि इन्होंने प्रांतों को एकदम द्वैध शासन लागू कर दिया था, मतलब प्रांतों का शासन अलग और सेंट्रल का शासन अलग। ठीक, इसलिए इन्होंने क्या किया, बजट भी अलग कर दिया और प्रांतों को अपना बजट बनाने की अनुमति दे दी गई। फिर अब इसके बाद क्या देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक, जो कि लास्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट। इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। तो भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना कब हुई, 1935 के द्वारा। इस एक्ट में विषयों को केंद्रीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची के आधार पर विभाजित किया गया, जो कि अभी तक इंडिया में फॉलो हो रहा है। क्योंकि हमारे संविधान में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें अपनाई गई हैं, कहाँ से अपनाई गई हैं, 1935। तो 3 सूचियाँ बनाई गई, केंद्र, प्रांत और समवर्ती सूची। आगे, अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास थी। अवशिष्ट शक्तियों को क्या बोलते हैं, रेजिडुअल पावर्स। तो क्वेश्चन अभी पूछा जाता है कि अगर कोई ऐसा विषय है, ठीक है, जो कि ना तो केंद्र सूची में शामिल है, ना तो राज्य सूची में शामिल है, ना तो समवर्ती सूची में शामिल है, तो उस पर अगर कानून बनाना है तो उस पर कानून कौन बनाएगा, हमेशा सेंट्रल बनाएगा। तो उस समय कौन था वो, गवर्नर जनरल। इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। इसने क्या किया कि 1919 में द्वैध शासन लागू किया गया था प्रांतों में, और 1935 ने प्रांतों से द्वैध शासन खत्म कर दिया और कहाँ शासन किया, केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान कर दिया। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि केंद्र में द्वैध शासन कब लगाया गया था, 1935, और प्रांतों में 1919, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। आगे देखते हैं, इस समय संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी विधेयक बिना गवर्नर की अनुमति के कानून नहीं बन सकता था। ठीक है, जैसा कि अब भी है, हालांकि वो प्रत्यक्ष रूप से होता है कि अगर कोई कानून पास होना है तो जब तक उस पर प्रेसिडेंट साइन नहीं करेंगे, कौन साइन नहीं करेगा, प्रेसिडेंट, तब तक क्या नहीं बनेगा, वो कानून नहीं बन सकता है। ठीक, कोई ऐसा विधेयक जिसको गवर्नर की अनुमति प्राप्त थी, सम्राट उसको अस्वीकृत कर सकता था। तो मैंने अभी बताया कि अगर यहाँ पर क्या हुआ, कोई ऐसा विधेयक है जिसको गवर्नर की अनुमति प्राप्त हो, उसको सम्राट, अब सम्राट कौन, इंग्लैंड में जो राजा होगा या रानी होंगी, वो अगर किसी कानून को भारत में गवर्नर ने पास किया है तो उसको ब्रिटिश सम्राट द्वारा क्या किया जा सकता था, अस्वीकृत किया जा सकता था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर द्विसदनीय पद्धति लागू की गई। द्विसदनीय पद्धति यानी कि उच्च सदन विधान परिषद को बोला जाता था और निचला सदन विधानसभा। लेकिन अपने यहाँ क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, ये सेंट्रल का हो गया, लोकसभा राज्यसभा, राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। ऐसे ही राज्य में क्या था, तो तब सारे राज्य अलग अलग थे, तो यहाँ पर उच्च सदन किसको बोला गया, विधान परिषद, और निचला सदन किसको बोला गया, विधानसभा। ठीक है, जो कि राज्य में फॉलो हो रहा है। आगे, अलग निर्वाचक मंडल निम्न वर्ग और महिलाओं के लिए पेश किया गया। मतलब महिलाओं के लिए और जो निम्न वर्ग के लोग थे उनके लिए अलग निर्वाचन मंडल लाया गया। इसके साथ ही 10% लोगों को मतदान का अधिकार मिला। कितने प्रतिशत लोगों को, 10%। इसके बाद मुद्रा और ऋण को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935, और एक्ट कौन था, आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि मुद्रा और ऋण को नियंत्रित करने के लिए इसी 1935 अधिनियम के तहत क्या बनाया गया, भारतीय रिजर्व बैंक। आगे, 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सुभाष चंद्र बोस को मैंने जितना पढ़ाया है और उसके अलावा विधायी संशोधन, इसमें से मैं सबसे ज़्यादा बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन एक तो 1813 हो गया, ठीक है, 1833 हो गया, 1858 हो गया, 1935 हो गया, और इसके अलावा 1909, और इसके साथ 1919
इसमें जो मैंने 2-2 3-3 लाइनें बताई हैं उन सबको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम चांस है वहीं से पूछा जाएगा, और इससे ज़्यादा वनडे एग्जाम के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है विधायी संशोधन। ठीक है, और इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।